नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। जैसा कि अभी हाल ही में थ्री क्रिमिनल लॉ जो कि पारित हुए हैं संसद में, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है कानून? आखिर ये कानून क्या है? किसके लेके ये लॉ जो बने हुए हैं, इस पर जो चल रहा है अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं, कहीं स्ट्राइक हो रहा है, कहीं कानून का विरोध हो रहा है, कहीं किसी तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा करने के लिए बैठे हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत पांडे जी, जो कि एक कानून एवं विधि सलाहकार हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि सर अभी हम देख रहे हैं, संसद में तीन क्रिमिनल लॉ जो कि पारित हुए हैं, जिस पर हम देख रहे हैं हिट एंड रन काफ़ी चर्चा में है, अभी स्ट्राइक चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या थी ये कानून और क्या इनमें बदलाव हुआ है, और आने वाले समय में इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, और वर्तमान समय में किस तरीके से ये कानून काम करने वाले हैं? देखिए, जो बेसिकली कानून है तीनों वो सेम ही है। उसमें कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, मतलब आईपीसी। आईपीसी का नाम हिंदी में इन्होंने भारतीय न्याय संहिता कर दिया, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। दूसरा है भारतीय नागरिक संहिता, जिसका सुरक्षा संहिता जो है सीआरपीसी। अब तीसरा है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट को इन्होंने कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इन तीनों में सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को लेके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो जो मेजर चेंज है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब एविडेंस मान लिया जाएगा। पहले रिकॉर्डिंग्स या आपके वीडियो या फोटोग्राफ्स को एविडेंस नहीं माना जाता था। अगर वो माना भी जाता था तो उसको पहले एक्सपर्ट के थ्रू ओपिनियन ली जाती थी और वो चैलेंजेबल था। पर अब ऐसा नहीं है। अब वो आपका एक साक्ष्य बन जाएगा और एविडेंस रहेगा किसी भी केस में। तो इसमें एविडेंस एक्ट में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जहाँ तक भारत आज जो स्ट्राइक चल रही है उसको लेके जो कानून है वो आईपीसी में जो बदलाव किया है इन्होंने, उनकी मंशा जो भी थी हमारी सरकार की वो ठीक देखिए थी। प्रशांत जी, क्या है, हमारा देश जो है वो एक संविधान के ऊपर चलता है, और वहाँ पे कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से लागू होती हैं। जिस तरीके से ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल कर जो तीनों नए नाम चेंजेस किए हैं, जिसमें आईपीसी में अगर हम बात करें, आप व्यवस्था एक एक क्रम से अगर हम बात करते हैं आईपीसी, सबसे पहले आईपीसी में इन्होंने क्या बदलाव किया है, और आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम नया नाम दिया गया है, उसमें क्या बदलाव किए हुए हैं? देखिए, पहले मैं आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बताता हूँ। जी। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब वो मेजर लॉ है। और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है कि आपको आईपीसी में कुछ घटना होती है आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत, तो सीआरपीसी बताता है कि आपको उस धारा के अंतर्गत किस तरह से काम करना है। आईओ को क्या करना है, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उसको क्या करना है, उसको कितने दिन में चार्जशीट पेश करनी है, कितने दिन में उसको बेल मिल सकती है, एक्यूज को नहीं मिल सकती। और ये सीआरपीसी के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेजर कानून आईपीसी है, जिसको अब कर दिया भारतीय न्याय संहिता। इस भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने दो अमेंडमेंट्स, जो अभी हालांकि पूरा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अभी तक, पर जो सामने आया नोटिफिकेशन, जो बातें आई हैं, उसमें दो कानून बड़े मतलब जिनको लेके लोगों के मन में संशय है। पहला तो है ये मोटर व्हीकल एक्ट वाला, जिसमें डेथ थ्रू नेग्लिजेंस एक वो है। अब इसमें दो पार्ट में बांट दिया है इन्होंने। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हिट एंड रन, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं स्ट्राइक हो चुकी है, और अभी बहुत सारे हाईवेज जो हैं उनको रोक दिया गया है, जाम की स्थितियां बन चुकी हैं। जी। अगर हम लोकल भोपाल में ही बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है कई पेट्रोल पंपों पे, और लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या है ये, सबसे पहले जो ये पूरे देश में जो चर्चा का विषय है, और कहीं ना कहीं पूरे देश के ड्राइवरों का कहना है कि ये उनके लिए कहीं मतलब बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा कानून नहीं है, और उसको लेके वो मांग कर रहे हैं, करते हैं, जानबूझ कर नहीं करते। हैवी व्हीकल के लिए सबसे बड़ा हिट एंड रन, इसको आप समझाइए, एक्सप्लेन करिए देखिए, ये विस्तार से, सिर्फ क्या है ये जी कानून? जी बिल्कुल, ये सिर्फ ड्राइवर के लिए, मतलब हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए भी है। आप एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि आप यहाँ से हाईवे पे जा रहे हैं। सामने से आपके आंख पे हाई बीम पड़ती है। आप आपको सामने दिख नहीं रहा, उल्टी तरफ से कोई साइकिल सवार आ रहा है जो आपको दिखा नहीं और आपसे टक्कर हो गई। ये पूरा टोटल एक्सीडेंट है। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपके कोई गलत मंशा थी या कुछ थी। आप वहाँ रुके अगर, तो वहाँ तब तक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गांव वाले आ जाते हैं, वो आपको मारने लगेंगे। अब आप जो नया कानून है उसमें यह है कि आप वहीं रुके रहें, भागे नहीं, और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। अथॉरिटीज़ मतलब पुलिस या मजिस्ट्रेट।
अब अगर कोई ड्राइवर, खासकर जो हाईवे पे चलने वाले ट्रक ड्राइवर है, वो बेचारा उससे ऐसा एक्सीडेंट होता है तो गांव वाले उसे मार डालेंगे, मार मार के उसको अधमरा कर देंगे या मार ही डालेंगे, जो अक्सर होता है। इसलिए वो उस जगह से भागता है, उसके बाद इन्फॉर्म करता है। ऐसा होता नहीं है अनइन्फॉर्म। दूसरी बात इसमें बहुत बड़ी ये है हमारे देश में कि एक दूसरा तंत्र चलता है, जैसे कहते हैं आईओ वाला, पुलिस को मैनेज करने का तंत्र चलता है। तो वो उस तंत्र को आप और पावरफुल करेंगे इससे। और पुलिस जहाँ पे वैसे ही फोरेंसिक कुछ होता नहीं, आप एक्सीडेंट देखिएगा उसमें फोरेंसिक का कोई काम नहीं होता, जबकि फोरेंसिक होना चाहिए कि भाई किस तरह से गाड़ी आई, टकराई, गाड़ी की लाइटें जल रही थी नहीं, ब्रेक काम कर रहा था कि नहीं, ऐसा फोरेंसिक कोई एविडेंस नहीं होता और सीधा वो पेश कर देते हैं कोर्ट में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होता है उस आईओ के साथ आपका। और मेरे जैसे साथी हैं, वो कई लोग हैं जो ये करते भी हैं मैनेजमेंट, और इसी कारण ये कानून जो बना हुआ है हमारा, इस कानून को और आप कॉम्प्लेक्स कर देंगे। इसमें बेचारा जो ड्राइवर है उसको 10 साल की सजा तक हो सकती है, 10 साल तक की। और अगर वो सजा से जुर्माना भी सर, जुर्माना भी है, पर जुर्माना से आदमी नहीं डरता इतना जितना कि सजा से डरता है। अब 10 साल की अगर कोई 20 साल का ड्राइवर है, उसका टक्कर हो गई, 30 साल तक वो अंदर रहेगा, तो उसके क्या बचेगा? उसके बाद उसके लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आप एक्यूज हो ऑलरेडी मोटर व्हीकल में, तो उसके पूरी उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और अब ऑलरेडी हमारे जब हम उसमें करा रहे हैं, इंश्योरेंस है हमारी गाड़ी का, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, तो इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर्ड है ये चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर हम इन कानूनों को देखते हैं तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कानून है वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, उसमें जो कठिनाई है वो ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी पुलिस सजग होनी चाहिए, उस पर हमें स्ट्रेस करना चाहिए, ना कि कानून बदलने में। जो किया उसमें अब ड्राइवरों का, उसमें आप मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ बेचारे ट्रक ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर्स के लिए ही है या लोडिंग वाले के लिए, हम सबके लिए है कानून। इसमें कोई सेग्रीगेटेड नहीं है कि भाई हैवी व्हीकल के लिए ही है। आपकी गाड़ी से भी कोई टकरा जाता है तो आपके ऊपर भी वही कानून लागू होगा। तो ये इसमें मोटा मोटा ये इसके अंदर है। तो क्या मानते हैं आप इसको, इस कानून को जिस तरीके से जो लागू किया गया है, क्या इसको पॉलिटिकल पार्टियां जो अभी लागू हुई हैं देश में, केंद्र से लागू है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी, क्या इस पर वापस होना चाहिए ये कानून? अब ये तो सर आपको पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए जिन्होंने ये लागू किया है। सर सेक्शन 69 इस पर क्या कहेंगे? ये भी एक एड ऑन किया गया है। सेक्शन 69 एकदम काला कानून है। इसमें यह है कि आप किसी महिला के साथ आपके रिलेशंस हैं और आप रहते हो, और वो महिला जाके कल को बोल देती है, उसमें लिमिटेशन नहीं, वो 10 साल बाद भी बोल सकती है। वो बोलती है कि साहब इन्हें मेरे साथ रहे, इनके सेक्सुअल रिलेशंस मेरे साथ हुए और इन्होंने कहा था मैं आपसे शादी करूंगा, पर शादी नहीं की, तो उस केस में उसे 10 साल की सजा है। अब इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। सर कोई भी महिला आपको अक्यूज़ कर सकती है। बिल्कुल, मतलब इस तरीके से, एक तरीके से सेक्शन 69 जो कानून दिया गया है, तो और पहले भी कई सारे ऐसी धाराएं थी, कई सेक्शन थे, उसको भी अपग्रेड करके दे दिया गया। तो इसमें तो कहीं ना कहीं अब बहुत सोच विचार के व्यक्तियों को साथ में रहना चाहिए। आपकी क्या राय है, आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव किस तरीके से होने वाला है? और ये जो कहीं ना कहीं क्राइम रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्राइम को बढ़ावा कैसे देंगे? क्राइम को ऐसे बढ़ावा देंगे कि आप किसी महिला के साथ रह रहे हो, आपके उससे अच्छे रिलेशंस हैं, बाद में आपके रिलेशंस ख़राब हुए, अलग होना है उसे, वो आपको धमकी देगी कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी, आप उसका मर्डर कर दोगे। ये ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी ये इससे आपका क्राइम और बढ़ेगा। क्राइम कहीं ना कहीं इससे बढ़, या फिर वो महिला आपको ब्लैकमेल करती है कि आप रहे हो नहीं हो, वो आपको ब्लैकमेल करती है। हमने इस पूर्व में भी देखा है, कई सारे ऐसे केसेस होते आए हैं, हमने देखा है भोपाल में भी बिल्कुल होते हैं, कई सारे हनी ट्रैप टाइप के कुछ केस बने हुए थे। तो इस तरीके का ये तो और अपग्रेड हो चुका है, कहीं ना कहीं ये और नुकसानदायक होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो आपके सीसीटीवी फुटेज थे या इलेक्ट्रॉनिक फुटेज थे, आपके ईमेल्स थे, ये सबको अब साक्ष्य माना जाएगा। इवन आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया किसी को, उसको भी साक्ष्य माना जाएगा और वो वैलिड है। अब उसके लिए आपको अलग से एक्सपर्ट रिपोर्ट और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक चेंज वही है, बाकी सब सेम है एविडेंस एक्ट। और EFIR पे 2 दिन के अंदर इन्होंने बोला है, ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि EFIR का आपको 2 दिन के अंदर ही उस पर कार्रवाई करनी होगी और बताना होगा कि क्या कार्रवाई की। तो ये तो बड़ा अच्छा एक्ट है, और कई अच्छे एक्ट भी हैं। बस ये 2 जो मेरी नज़रों में हैं, और भी होंगे, अभी मैं पूरे नोटिफिकेशन आया नहीं है,
तो पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ मैं उसको। तो जिस तरीके से जो आज हमारी प्रशांत पांडे जी से जो चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि कुछ कानून आए हैं जिनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और कुछ नए कानून हैं जिनका उपयोग अच्छा है। जैसे कि उन्होंने बताया इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो अब डायरेक्ट मोबाइल की रिकॉर्डिंग को भी मान्यताएं दी जाएंगी और जो भी सीसीटीवी फुटेज उनको मान्यताएं दी जाएंगी। वहीं अगर बात करें हिट एंड रन के ऊपर, काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों को लेके या आम नागरिक को लेके परेशानी पहुंचा सकती है। ऐसी यार हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।